तो बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है महाराष्ट्र की राजनीति में, और इस पर विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हमारे सहयोगी चैनल जी24 तास के संपादक नीलेश करे जी हमारे साथ हैं। नीलेश जी बहुत बहुत स्वागत। ये क्या हो गया खेला? देखिए, तय था, कब होगा यही स्पष्ट नहीं हो रहा था, आज हो गया। हाँ। लगभग ये 3 महीने पहले से ही सुगबुगाहट थी कि इस प्रकार की घटना हो सकती है। अच्छा। और अजित पवार उस तरह से काम कर रहे हैं। तो शरद पवार ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस्तीफा दिया था एनसीपी के, तभी लगभग तय था कि शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से दूर होंगे और उसके बाद जो निर्णय प्रक्रिया बनेगी वो निर्णय प्रक्रिया तय करेगी कि बीजेपी के साथ कैसे जाएंगे। और शरद पवार कहेंगे कि मैं कांग्रेसी विचारधारा का हूं और मैं कतई इस विचारधारा को नहीं स्वीकार सकता, मेरा इस फैसले में कोई लेना देना नहीं है, जो भी हुआ है नए लोगों ने किया है। आप कह रहे हैं कि सूत्रधार खुद शरद पवार साहब है इसके? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि कल गुरु पूर्णिमा है। हाँ। और गुरु पूर्णिमा के दिन शरद पवार जी के शिष्यों ने एक दिन पहले ही शरद पवार जी को गुरु दक्षिणा दे दी है। अच्छा, ये गुरु दक्षिणा वो चाहते थे या नहीं चाहते थे? ये गुरु दक्षिणा है या उन्होंने दगाबाजी कर दी गुरु जी के साथ? देखिए, अब इसको एक कह सकते हैं कि ये गद्दारी है या ये बगावत है या फिर ये आशीर्वाद से की गई रणनीति है। तो इसमें तो मुझे आशीर्वाद नजर आ रहा है कि जो स्थितियां बन रही है, 2024 में भी देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तो तय है। और केंद्र में अगर सरकार में आप है और राज्य में भले ही आप कितनी ही ताकत के साथ सरकार में हो, अगर केंद्र चाहे तो आपकी सरकार गिरा सकती है। और ईडी भी आपके पीछे लग सकती है। तो ईडी तो पहले से आगे पीछे लगी हुई है। बिल्कुल। तो और 6 साल कहा ईडी को झेले। इससे अच्छा है चलो यार, रास्ते है तो रास्तों से कम मुसीबतें तो कम हो। अच्छा, फिर ये सारा ड्रामा अगर मैं इस थ्योरी को मान के अगर हम चलें कि शरद पवार साहब इस पूरे के पूरे सूत्रधार हैं इसके और इस पूरी पटकथा के पीछे हैं, तो ये पूरा ड्रामा क्यों हुआ? जब शरद पवार साहब इस्तीफे की घोषणा करते हैं, है ना, धनंजय मुंडे बड़े भावुक होकर चरणों में गिर गए थे उस समय, है ना। हमने देखा प्रफुल्ल पटेल भी बड़े भावुक होके दिख रहे थे, आंखों में लबालब आंसू भरे हुए थे। छगन भुजबल भी कह रहे थे साहब हम तो मानेंगे ही नहीं, ये इस्तीफा होगा ही नहीं। सिर्फ अजीत पवार थे जो कह रहे थे हाँ ठीक है, वो कह रहे हैं तो उनको दे देने दीजिए इस्तीफा। तो ये सारा ये ड्रामा क्यों हुआ? देखिए, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। और आप लोगों के बीच अपने प्रति किस प्रकार की प्रतिमा बनाए रखते हो, उस पर तय होता है कि आप चुनाव में जीत कर आओगे या नहीं और सत्ता तक पहुंचोगे कि नहीं। तो ये लिटमस टेस्ट थी। ओके। कि भाई लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे और लोग आने वाले दिनों में क्या करेंगे। और ये 3 महीने लिटमस टेस्ट चल रही थी। और आखिरकार जब पता चल गया कि यार लोग कुछ भी कह ले, फर्क कुछ नहीं पड़ता, हाँ हमें जो करना है हम कर सकते हैं, तो 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो राजनीति में अंधेरी रातें आती रहती है। हाँ, तो इस प्रकार से तभी फैसला हो गया था कि ये होना है। मैंने मई के पहले हफ्ते में खुद अजित पवार जी से पूछा था। हाँ। कि हमने सुना है कि 27 लोग आपके साथ है और आप बीजेपी के साथ जाने की बात कर रहे हो। तब अजित पवार ने कहा था कि क्या मैं स्टैंप पे लिख दूं कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। अच्छा। कितनी बार सवाल उठाओगे आप मेरे इंटीग्रिटी पे। तो देखिए, राजनीति है। राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा चर्चिला किस्सा है कि जब पुलोद की स्थापना हुई, कांग्रेस छोड़कर इसी प्रकार की बगावत कर शरद पवार ने जब पुलोद सरकार स्थापन की, उस वक्त जो कि जनसंघ के साथ थी, बीजेपी के ही साथ थी, तब के बीजेपी के साथ, तो सुशील कुमार शिंदे जो कि उनके तब के शिष्य है, आज भी उनके शिष्य ही है, तो शरद पवार के शिष्य थे सुशील कुमार शिंदे। तो वो पंढरपुर गए हुए थे विट्ठल के दर्शन करने। बाहर आने के बाद पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया कि क्या आप कांग्रेस छोड़कर शरद पवार के साथ जाएंगे, आप पुलोद के साथ जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि जब तक भगवान विट्ठल के हाथ उनके कमर पर है, ओके, तब तक मैं कांग्रेस के साथ हूं। अच्छा, ठीक है। और ये कहावत है कि भले ही विश्व इधर का उधर हो जाए, पर भगवान विट्ठल के हाथ जो है वो कमर पर बरकरार रखेंगे। बिल्कुल। दूसरे दिन का सूरज उगा, तब तक सुशील कुमार शिंदे
शरद पवार के साथ पुलोद में थे। तो राजनीति है, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता लंबी दूरी तक, और कोई किसी का दुश्मन भी नहीं होता, दोस्त भी नहीं होता। सही बात है। अच्छा, ये अभी स्थिति है क्या? अभी दो सिनारियो बन रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब दल बदल कानून भी लग सकता है। मेरे ख्याल से 53 विधायक के आसपास है एनसीपी के। अब आज तो 18 दिखे, वो कुछ आप जैसे कह रहे हैं कि 27 फिर 30 की थ्योरी भी आ रही है। लेकिन 36 विधायकों का साथ चाहिए होगा अगर दल बदल कानून अगर नहीं झेलना है तो आपको लग रहा है कि पटकथा इतनी मजबूत है कि 36 क्या 53 के 53 साथ है? 53 के 53 तो साथ नहीं है। हाँ। क्योंकि जितेंद्र आवाड़ जो कि विधायक है, ठाणे से आते हैं। हाँ। वो आज नहीं दिखे। हाँ। और वो कड़े विरोधी है बीजेपी के। अच्छा। वो मुस्लिम क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। वो बीजेपी के साथ जाकर मुमरा से चुनाव नहीं लड़ सकते, तो वो वहां पर नहीं है। तो ऐसे कई विधायक होंगे जिनको पता है कि बीजेपी हमारा पहला दुश्मन है राजनीति में, और स्थानीय चुनाव में हमें बीजेपी से ही लड़ना है। ऐसे विधायक नहीं जाएंगे, पर 35 से ऊपर का आंकड़ा हमें जरूर अजित पवार के साथ नजर आएगा, क्योंकि अजित पवार उनके साथियों को डिस्क्वालिफाइड करा के एनसीपी अपना वजूद भी नहीं बचा सकती है। ओके, सही बात है। तो एनसीपी भी नहीं चाहेगी कि उससे कम का आंकड़ा हो और कोर्ट के में जाकर उनको डिस्क्वालिफाइड कराना पड़े। तो ऐसी स्थिति नहीं होगी, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। और ये भी हो सकता है आने वाले दिनों में कि अगर एकनाथ शिंदे और उनके जो सहयोगी है 16 जिनको लेकर डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, सुप्रीम कोर्ट से निर्देश आ चुके हैं और अध्यक्ष को फैसला करना है, वो अगर फैसला कर ले और 16 विधायक डिस्क्वालिफाइड हो जाए, ऐसे में तो मुख्यमंत्री खुद डिस्क्वालिफाइड होने वाले हैं, एकनाथ शिंदे। तो ये भी हो सकता है कि अजित पवार मुख्यमंत्री बनते नजर भी आ सकते हैं हमें आने वाले 2 दिनों में। ये बहुत दिलचस्प सिचुएशन आपने बताई, और मैं सवाल आपसे पूछ रहा था, आज विपक्ष के लोग भी पूछ रहे हैं कि भाई शिंदे साहब और फडणवीस साहब साथ में, ये तो समझ में आ रहा है, इनको अचानक से एनसीपी की क्या जरूरत पड़ी? अब अपने कोटे से 8-8 मंत्री इनको देने पड़ेंगे। आज अजीत पवार कह रहे हैं कि अभी तो और बढ़ेंगे। तो ये क्यों बंटवारा कर रहे हैं? कंफर्टेबल सिचुएशन में है, कोई ऐसा थ्रेट भी नहीं है। तो क्या सरकार को कोई, जैसा आप बता रहे हैं, आने वाले समय में कोई फ्यूचर थ्रेट है सरकार को जिसमें ये कुशन का काम करेंगे ये लोग? देखिए, थ्रेट जो है वो यही है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला आया है उसके जो निर्देश है और जो फैसला सुनाया गया 21 पन्नों का फैसला है, और उन 21 पन्नों को अगर हम पढ़े तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि क्यों इन विधायकों को बर्खास्त कर देना चाहिए। ओह माय गॉड। और इसका फैसला क्यों अध्यक्ष को करना चाहिए। अच्छा, वो फैसला नहीं ले रहे हैं, पर फैसला क्या होना चाहिए वो जरूर बता रहे हैं। ऐसे में अगर अध्यक्ष फैसला करते हैं तो शिंदे गुट के लिए परिस्थिति कठिन होगी। अच्छा, ठीक है, पर मुझे लगता है कि ये केवल राज्य के सत्ता के लिए किया गया की उठा बैठक नहीं है। आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, 48 सांसद महाराष्ट्र से आते हैं। बिल्कुल। 48 सांसद, अगर ये तीनों दल सेना, बीजेपी, सेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ रह जाते तो 35 सांसद ये तीनों दल अपने बलबूते पर चुनकर लाते हैं। ऐसे में बीजेपी को बड़ा सेटबैक होता महाराष्ट्र में। बिहार में हम 2 ही राज्यों की बात करते हैं, बिहार में 40 सांसद चुनकर आते हैं, महाराष्ट्र में 48 आते हैं। 88 सांसदों की बात इन दोनों राज्यों से होती है। बिहार में तो नीतीश कुमार सब पहले ही बीजेपी से दूर जा चुके हैं, यहाँ शिवसेना दूर जा चुकी है। अकेले के दम पे बीजेपी यहाँ पर 40 सांसद लाने के स्थिति में नहीं है। ऐसे में जब तक एनसीपी को साथ ना लिया जाए ये नहीं हो सकता था। यूपी में भी बेस्ट केस सिनारियो शायद रिपीट ना हो। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको अपने बलबूते सरकार लानी है केंद्र में, एक 313 होंगे, 333 होंगे, ये स्थिति अभी नहीं है। अभी स्थिति यह है कि आप क्या मैजिक फिगर ले लोगे। तो आज तो बीजेपी के लिए केंद्र में मैजिक फिगर लोकसभा में लाना यह जरूरी है, और उसके लिए ये जोड़ तोड़ है। बट आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा रिस्क भी ले लिया है, खासतौर से अब उनके पास बोलने के लिए क्या होगा? सवाल अब ये उठ रहे हैं कि साहब आपने आज 3 लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अजीत पवार साहब जानते हैं, उनकी वाइफ का नाम भी बाकायदा नोट उसमें चिट्ठी में उसका जिक्र था ईडी की। प्रफुल्ल पटेल साहब तो रडार पे रहते ही हैं। छगन भुजबल साहब तो 2 साल का
ईडी की जेल काट के ही आए हैं। हाँ जी जी, है ना। इसके अलावा हसन मुशरिफ हैं, उन पर तो ताजा ताजा चल रहा है। किरीट सोमैया बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़े हैं उनके। इसी तरह से अदिति तटकरे, उनके जो फादर हैं सुनील तटकरे साहब, सिंचाई घोटाले में उनको कोशिश की है, आने की कोशिश की जाती रही है। छगन भुजबल, तो सारे के सारे ये वो लोग हैं जो ईडी के रडार पर रहे हैं। और सिंचाई घोटाला और कोऑपरेटिव घोटाला, ये दो घोटाले ऐसे हैं जिनका प्रधानमंत्री मंचों से जिक्र करते हैं। उनके आरोपियों को आपने कैबिनेट में ले लिया, सरकार में ले लिया, तो बीजेपी के पास बोलने के लिए अब क्या रहेगा? देखिए, बीजेपी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा, पर लाने के लिए सांसद होंगे। क्योंकि महाराष्ट्र में ये सारे नेता गद्दावर है, अपने अपने इलाकों में ये सरदार है, और ये यहां से एक एक सांसद चुनकर ला सकते हैं। भले ही वो सारे बीजेपी के नहीं होंगे, एनसीपी के अपने बलबूते पर जो 8-9 आते थे वो इस बार 12, 15, 14 हो जाएंगे, तो उनका समर्थन तो मिल जाएगा, यानी एनडीए मजबूत होगी। ठीक है। और आज की स्थिति में जो बीजेपी लगातार एनसीपी का विरोध करती रही, उसी को साथ लेकर पहले भी तो सरकार बना ही रही थी। तो आज की स्थिति में हमने क्या बोला था, इसका परिणाम क्या होगा, इससे भी ज्यादा है कि सरकार कैसे बचा लेंगे। आने वाले दिनों में 24 में सरकार वापस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे आ जाएगी, इसकी तैयारी करना बीजेपी के लिए जरूरी था, और वो तैयारी अब यहां पर होती नजर आ रही है, और उसी लिए ये पूरी उठा बैठक हुई है। देखिए, ऐसी स्थिति में जरूर ये आइडियल सिचुएशन होगी कांग्रेस के लिए। ओके। कांग्रेस अकेले के दम पे अगर महाराष्ट्र में चुनाव में सामने जाती है तो जरूर कांग्रेस के लिए स्थिति अच्छी बनेगी, क्योंकि सारा विपक्ष अब बीजेपी के साथ है, तो एक ही विपक्ष बचा है और वो है कांग्रेस। तो कांग्रेस के लिए एक विपक्ष के तौर पर आज, जो कि विपक्ष के तौर पर भी कांग्रेस की ताकत नहीं रहेगी थी, आज एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरने की संभावना कांग्रेस के लिए होगी। और कांग्रेस अगर सही मायने में सही प्रयास करती है तो वो जरूर अपने सांसद और विधायकों के नंबर्स को बढ़ा सकती है। ओके, ठीक है। अब एक मुझे सिचुएशन महाराष्ट्र की अगली सिचुएशन बताइए। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद पवार साहब 65 साल उनकी राजनीति को हो गए, 84 साल के वो खुद हो गए हैं, रिटायरमेंट की इच्छा उन्होंने जाहिर कर ही दी थी। अब शरद पवार नाम का जो सूरज है, क्या वो अभी अस्त हो गया है? वो नाम अस्त हो गया है, सक्रिय अब नहीं रहेंगे, धीरे धीरे पार्श्व में चले जाएंगे, या अभी भी 2024 में सक्रियता दिखाएंगे, मैनेज करते रहेंगे? देखिए, अभी जो कुछ वक्त पहले जो शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी स्थितियां मैंने कई बार देखी है राजनीति में। 80 में ऐसी स्थिति बनी थी, बहुत सारे विधायक छोड़कर चले गए थे, 5 विधायक बचे थे, मैं फिर एक बार चुनाव का सामना करने गया और मैंने 56 विधायक चुनकर लाए। तो शरद पवार ऐसे नेता है जो ना महाराष्ट्र की राजनीति से कभी लुप्त नहीं हो सकता। ये सूरज कभी नहीं डूबेगा, भले ही वो हमारे बीच हो या ना हो, क्योंकि उनका काम है उतना बड़ा, तो ये नाम जरूर रहेगा। आने वाले दिनों में वो साफ तौर पर संकेत देते हैं कि कांग्रेस और शिवसेना के नेता के साथ बैठकर मैं तय करूंगा कि ये जो स्थिति बनी है उसका हम सामना कैसे करेंगे और इनके खिलाफ हम आने वाले चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो वो रुकने की बात कर ही नहीं रहे, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा। पर समस्या ये है कि आप जरूर कहेंगे कि मैं उनके साथ लड़ूंगा, क्या वो आपके साथ लड़ने के लिए तैयार होंगे या नहीं? क्या ऐसी स्थिति में कांग्रेस को आप वो विश्वास दे पाएंगे जो आप पहले दे पाते थे? क्या शिवसेना को वो विश्वास दे पाएंगे जो आप पहले दे पाते थे? तो अब ना ही केंद्र में जो विपक्षी दलों का एक गठबंधन बनने जा रहा है, उसमें भी शरद पवार जी के शब्द का क्या वो वजन रहेगा जो पहले था? तो भले ही एक व्यक्ति के तौर पर शरद पवार बहुत अहमियत रखते हो, पर ना नंबर्स होंगे ना पार्टी होगी। ऐसी स्थिति में वो सूरज की तरह तो चमकेंगे, हाँ, पर लेकिन वो सूरज कहीं बादलों के पीछे छुपा होगा। ये उसकी तपिश लेकिन महसूस होगी। एक और दिलचस्प सिचुएशन है, आपने अजीत पवार जी के साथ भी ब्लैक एंड व्हाइट किया था, आपने सुप्रिया सुले जी के साथ भी ब्लैक एंड व्हाइट किया और रिसेंटली किया। हाँ। क्या सुप्रिया जी से बातचीत करते हुए आपको कहीं लगा कि कुछ अंदर चल रहा है? और सुप्रिया सुले जी को जो एक पॉलिटिकल अपनी उत्तराधिकार सौंपना चाहते हैं, घोषित अघोषित रूप से ये पता चलता है, उसका अब क्या होगा? क्या अब स्वाभाविक उत्तराधिकारी अजीत पवार हो गए, उन्होंने प्रूव कर दिया है,
या अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर पवार साहब का सुप्रिया जी के लिए देख रहे हैं? नहीं, देखिए, सुप्रिया सुले ही कार्याध्यक्ष होंगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दूसरे कार्याध्यक्ष जो है प्रफुल्ल पटेल, जो कि अजित पवार के साथ गया, उन पर हम कार्रवाई करेंगे, ये शरद पवार जी ने साफ कर दिया है। ठीक है। तो प्रफुल्ल पटेल पर कार्रवाई होती नजर आएगी, वो कार्याध्यक्ष पद से हट जाएंगे। पर आने वाले दिनों में प्रफुल्ल पटेल हमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकते हैं। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में प्रफुल्ल पटेल शपथ लेते नजर आ सकते हैं। अच्छा, इसीलिए आज उनकी शपथ यहाँ नहीं हुई? यहाँ नहीं हुई क्योंकि वो सांसद है, तो वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। हाँ, सुप्रिया सुले शरद पवार जी के विचारधारा को आगे ले जाने वाली अकेली महिला या अकेली ऐसी नेत्री है जो कि इस विचारधारा को आगे ले जाएंगी। फिर यशवंतराव चौहान, शरद पवार और इनकी विचारधारा को आगे ले जाने वाले के तौर पर सुप्रिया सुले को पोर्ट्रे किया जाएगा। सुप्रिया सुले भले ही शरद पवार के साथ हो, पर पवार परिवार, जो कि मैं बहुत नजदीक से जानता हूं, पवार परिवार पूरा एक परिवार वो इतना एकजुट है कि वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाता। अच्छा। भले ही अजित पवार दूर चले गए हो, सुप्रिया और सुले और अजित पवार एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो सकते। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि पार्टी की विरासत सुप्रिया जी के पास जाएगी और उसका विरोध अजीत पवार भी नहीं करेंगे। और अजीत पवार सुप्रिया सुले का नेतृत्व स्वीकार करेंगे अगर पार्टी में स्प्लिट नहीं होता है तो। और पार्टी में स्प्लिट भी नहीं होगा। हाँ, मैं ये एक शुरुआत से कह रहा हूं कि ये सोची समझी रणनीति है, ये पार्टी की सोची समझी रणनीति है। भले ही शरद पवार जी का नाम खुली तौर पर नहीं लिया जा रहा हो और शरद पवार ये कह रहे हो कि इस पूरे घटनाक्रम से उनका कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी पर्दे के पीछे हम ये कह सकते हैं कि बिना शरद पवार के आशीर्वाद के ये घटनाक्रम नहीं हो सकता। जो मैं भी 25-27 साल से महाराष्ट्र की राजनीति नजदीक से कवर करता रहा हूं पत्रकार के तौर पर, तो मुझे पता है कि शरद पवार के आशीर्वाद के बिना अजित पवार ये नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज और, अब समय भी कम है, एक आखिरी सवाल मेरा, ये सारा का सारा घटनाक्रम में आप बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस की स्थिति कहां पा रहे हैं? क्योंकि इस पूरे टर्मोइल में आप देखें, कभी एकनाथ शिंदे हीरो बन जा रहे हैं, आज अचानक से उनके समकक्ष नहीं खड़े, न सिर्फ समकक्ष में खड़े होते हैं अजीत पवार, बल्कि एक हीरो की तरह भी बन रहे हैं। तो इसमें देवेंद्र फडणवीस की स्थिति आपका आकलन क्या करते हैं? देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी ने तो ये दिखा दिया है कि वो राजनीति के चाणक्य है। अच्छा। वो शिवसेना जैसे एक बड़ी ही गद्दावर और ताकतवान पार्टी को ऐसे तोड़ सकते हैं कि उसका वजूद खत्म हो जाए। और शरद पवार जैसे नेता, जिनको नरेंद्र मोदी भी हाथ लगाने से 2 बार सोचते हैं, ऐसे शरद पवार के पार्टी को उन्होंने तितर बितर कर दिया। तो आज की स्थिति में तो अगर सबसे ताकतवान कोई नजर आ रहा है तो वो देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं, और वो खेल उन्होंने खेला है। 2019 का जो महाविकास अघाड़ी का जो एक्सपेरिमेंट था, वो 2-4 दिन बड़ा अच्छा लगा, उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए। आपको लग रहा है कि आज शरद पवार भी ये सोच रहे होंगे, उद्धव ठाकरे भी ये सोच रहे होंगे, काश न बनी होती महाविकास अघाड़ी, उसके इतने भयानक साइड इफेक्ट्स प्रेडिक्ट किए होंगे उस समय? जी देखिए, साइड इफेक्ट्स तो उन्होंने प्रेडिक्ट नहीं किए होंगे, पर साइड इफेक्ट्स केवल सत्ता के नहीं है। सत्ता में रहते हुए पिछले कई सालों में आपने जिस प्रकार के काम किए हैं और कई प्रकार की जो माया राजनीति में आपने बनाई है, जो कि देश में भी है विदेश में भी है, तो ये माया जो है वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके सिर पर बैठ रही है, और उसी का इस्तेमाल जो है वो देवेंद्र फडणवीस भी कर रहे हैं, उसी का इस्तेमाल जो है वो केंद्र में सरकार भी कर रही है। Absolutely. और उसी के चलते ये स्थिति बनी है। अगर आपके हाथ साफ होते तो आपके हाथ आज इतने दलदल में नहीं होते। एब्सोल्युटली। बिजनेस की भाषा में कहा जाता है कि एक एसेट होता है, एक लायबिलिटी होता है जी। 2 क्लास में बांटने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि चल संपत्ति जो है वो तो लायबिलिटी होती है, अचल संपत्ति एसेट होती है। लेकिन पॉलिटिक्स में आपकी अचल संपत्ति, कितनी ही बड़ी अचल संपत्ति क्यों ना हो, वो एसेट से धीरे धीरे लायबिलिटी में कब कन्वर्ट हो जाए ये कोई नहीं जानता। ये आज के नेता उसी लायबिलिटी में फंसे हुए हैं। जो पहला पुराना जो एसेट बनाए वो लायबिलिटी है। अब ये जनता की अदालत में तय होगा कि ये पॉलिटिकल ड्रामा है, लिखी हुई पटकथा है, क्या है, किस रूप में जनता देखेगी और फिर उसका क्या प्रतिसाद देगी नेताओं को, ये तो आने वाले वक्त में। दीपक जी, मैं इतना ही कहूंगा कि महाराष्ट्र के वोटर हाँ समझदार है,
और उन्होंने जब भी वोट किया है उन्होंने किसी एक लहर के बीच वोट नहीं किया है। Absolutely. उन्होंने हमेशा सोच समझकर वोट किया है। 2014 में भी जब स्थितियां देश की अलग थी तो महाराष्ट्र कुछ अलग सोच दिखा रहा था, किसी एक को बहुमत नहीं था। कांग्रेस जो कि पूरे देश से मिट्टी नजर आ रही थी, वो महाराष्ट्र में बची हुई थी 45 विधायकों के साथ। 19 में भी वही स्थिति रही, कांग्रेस और एनसीपी अच्छे नंबर्स के साथ सामने आती नजर आए। तो महाराष्ट्र के वोटर समझदार है, मुझे लगता सही है, जवाब आएगा। मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी महाराष्ट्र के वोटर्स में है। वो बिटवीन द लाइंस पढ़ लेते हैं और किसी नैरेटिव में नहीं फंसते हैं। आप बाहर कितना भी चमकाते रहिए, नैरेटिव में नहीं फंसते। जब रिजल्ट आएगा तो वो एक पॉलिटिकली मैच्योर्ड रिजल्ट होगा। हम इस बार भी यही उम्मीद करते हैं। आपको मैं हमेशा मानता हूं कि आप महाराष्ट्र के वोटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी सोच को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपका जो बिटवीन द लाइंस का एनालिसिस है वो इतना स्ट्रांग है कि हमें एक साफ साफ पिक्चर नजर आ रही है। वो भी बहुत आसान भाषा में आपने बता दिया। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। चलिए, तो मजा आएगा महाराष्ट्र की राजनीति का ये सुपर संडे, और इसे तो कहा जा रहा है कि अभी आगाज है, आगे आगे देखते रहिए होता है क्या।